Hello students, today we are going to study history of class 9th. इसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द चैप्टर 1। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसकी जो इस चैप्टर की जो वर्ल्ड वाइड इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है और ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे। व्हाट आर द इवेंट्स, इस चैप्टर में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई, क्या क्या इवेंट्स हुए, वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इस चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ हम ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो फर्स्ट है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक्चुअली रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन उसे कहते हैं द पॉलिटिकल चेंज बाय लॉट्स ऑफ पीपल इन वेरी शॉर्ट टाइम। पॉलिटिकल चेंज बाय लॉट्स ऑफ पीपल इन वेरी शॉर्ट टाइम, दैट इज रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इट इज अ विजिबल और सडन चेंज इन वेरी शॉर्ट टाइम, वी कैन से। हम एक भी कह सकते हैं ना कि पॉलिटिकल जो चेंज होता है ये बहुत कम समय में हो, और ये विजिबल चेंज हो, एक सडन अचानक से जो बदलाव आ जाए, कोई एक ऐसी घटना हो जिसके बहुत सारे लोग इकट्ठा हो और पॉलिटिकल चेंज ला दें। ठीक है, दैट इज रिवॉल्यूशन। तो ऐसा ही हुआ कुछ फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में। फ्रांस जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। क्या है? फ्रांस इज एन यूरोपियन कंट्री। तो जैसे कि अगर हम इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं तो यहाँ पर 14 जुलाई 1789, तो इस दिन एक कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, कुछ ऐसी घटना घटी जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ेंगे, इस घटना के बारे में जाने। जैसे कि अभी आप लोग देखते हैं, जैसे कोई मूवी देखते हैं हम लोग, तो उसमें कुछ घटना होती है तो हम मतलब फ्लैशबैक में जाते हैं, तब जाकर के हम पूरी स्टोरी को जान पाते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। कुछ घटना हो रही होती है और उसके बाद फिर वहाँ पर कोई बताता है कि हमारे साथ पहले क्या हुआ था, फिर वो सारी पुरानी कहानियाँ बताता है, फिर उसके बाद फिर हम जान पाते हैं एक्चुअल में वो घटना क्यों हुई। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है कि 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 को कुछ वहाँ पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। फिर उसके बाद हम इस इंसिडेंट को जानेंगे। इंसिडेंट को जानने के बाद फिर हम देखेंगे कि ऐसा इंसिडेंट क्यों हुआ था। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में हुआ क्या था। दिस इज द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यहाँ पर ही शुरुआत हुई थी ये रिवॉल्यूशन की इस डेट में। तो पहला है हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन। ये जो हुआ था ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट है हमारा स्टॉर्मिंग ऑफ प्रिजन। जो यहाँ का जो बेसिकली हम जान ले, ये घटना जो हुई थी ये पेरिस में हुई थी, फ्रांस के पेरिस में हुई थी। तो वहाँ पर लोग ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर लोगों को ऐसा लगा कि लोग, वहाँ के जो लोग थे उनको लगा कि राजा ने, वहाँ जो किंग था, वहाँ जो मोनार्की सिस्टम था, फ्रांस में मोनार्की सिस्टम था, किंग्स रूल था। ओके, तो लोगों को ये लगा कि किंग ने ऑर्डर किया है अपने ट्रूप को सिटी की ओर मूव करने के लिए, कि राजा की आर्मी आ रही शहर में लोगों को मारने के लिए। लोगों को ऐसा लगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बट लोगों को ऐसा लगा कि आर्मी आ रही है लोगों को मारने के लिए। राजा ने ऑर्डर किया अपनी आर्मी को शहर में जाने के लिए, पेरिस में। तो लोगों को ऐसा लगा कि वो लोगों को मारने आ रही। तो लोगों ने भाई इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए नियर अबाउट 7,000 पीपल, लगभग 7,000 लोग वहाँ पर टाउन हॉल में पेरिस में इकट्ठे हो गए, उनसे उनसे एक प्रकार से लड़ने के लिए कह सकते हैं। तो उन्होंने एक अनऑफिशियल मिलिटिया फ्रेम किया। मिलिटिया का मतलब एक अनऑफिशियल आर्मी, आर्मी अपनी फ्रेम की बनाई जिससे कि उनसे लड़ा जा सके राजा की आर्मी से। तो भाई आर्मी से लड़ने के लिए तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है भाई? उनके पास हथियार होंगे, हमारे पास भी हथियार होने चाहिए। तो वेपन्स कहाँ से मिलेंगे, तो एम्यूनिशन कहाँ से मिलेंगे? तो इस चीज़ को पाने के लिए उन लोगों ने क्या किया, तो दे स्टॉर्म्ड अ प्रिजन। तो वहाँ का एक जो है जेल था, एक किला था, किले में एक जेल था, बेस्टाइल जिसका नाम था उस किले का। तो दे डेमोलाइज द फोर्ट्रेस। उन्होंने उस किले को डिमोलिश कर दिया, जला दिया, नष्ट कर दिया। किस लिए? उद्देश्य क्या था? जस्ट वो ये चाहते थे कि वहां से कुछ हथियार इकट्ठा हो, कुछ वेपन्स मिल सके जिससे आर्मी से लड़ा जा सके। तो जब उस पर अटैक किया, बेस्टाइल, उस जेल का नाम था बेस्टाइल, जो वहाँ का किला था, किले के अंदर जेल थी, उसमें लगभग जितने भी कैदी थे, प्रिजनर थे, उनको आज़ाद करा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे कैदी रहे होंगे, उनको आज़ाद करा दिया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगभग 7 लोग कैद थे, 7 प्रिजनर थे जिसको आज़ाद करा दिया उन लोगों ने। और वहाँ पर
अब आज़ाद कराने के बाद जो किला था उसको पूरा नष्ट कर दिया, ठीक है, नष्ट कर दिया, जला दिया, और वहाँ जितनी चीज़ें थी, जितने भी बहुत सारे सामान, जो भी चीज़ें थी उस जेल में या उस किले में, उसको मार्केट में सेल कर दिया, बेचने लगे, लोग खरीदने भी लगे उसको। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि भाई किले का सामान ऐसा जो भी निकल रहा है उसको लोग खरीद क्यों रहे थे? जैसे ईंटा, जो भी ईंट है या कोई भी सामान है, मूर्ति है, इसका उसे क्यों खरीद रहे थे लोग? भाई जस्ट बिकॉज ऑफ, वो लोग ये इसलिए खरीद रहे थे उसको एक धरोहर के रूप में, उसको एक मेमोरी के रूप में, कि इसको रखा जा सके बाद में, एक मेमोरी के रूप में लोग उसको खरीद करके रख रहे थे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर एक ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर सिर्फ अगर हथियार के लिए इन लोगों ने इस पर अटैक किया था, वेपन्स के लिए, तो जाते सीधे चुपचाप लेकर के चले आते लोगों को, ठीक है। वहाँ एक कमांडर जो था उसको भी मार दिया था, जब कमांडर को मार दिया तो जाते चुपचाप हथियार लेके चले आते। उस जेल को तोड़ने, किले को तोड़ने या जलाने की जरूरत क्या थी, ठीक है। तो ये इसलिए जरूरी था इन लोगों के लिए क्योंकि ये राजा के डेस्पोटिक पावर को दिखाता था, क्योंकि राजा अपनी मनमानी करता है, राजा अपने मन से शासन चलाता है, तो ये लोग राजा के अगेंस्ट थे, किंग से मतलब गुस्सा थे, नाराज थे, उसके शासन से परेशान थे, तो उसके डिस्पोटिक पावर को ये दिखा रहा था बेस्टाइल, क्योंकि राजा का था किला, तो इसको नष्ट कर दिया इसीलिए, ताकि उसकी पावर को दिखा। जैसे आप एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आप लोग, जैसे मान लीजिए कोई दुश्मन है हमारा, अब हम उस दुश्मन को नहीं मार पा रहे हैं, तो उसकी कार है, तो उसकी कार को ही तोड़ दिए गुस्से में, तो एक संतुष्टि मिलती है कि हमने उसका कुछ नुकसान कर दिया। तो उसी प्रकार से इन लोगों ने किया, फिर राजा को नहीं मार पा रहे थे तो उसके किले को ही जला दिया, किले को ही ध्वस्त कर दिया। एक फिगर आप देख सकते हैं इसका, जैसे कि उस किले का कैसे जलाया गया था, ये देख सकते हैं। ये बेस्टाइल का किला था, यहाँ पर पूरा आग लगा दी गई, जला दिया गया इसको पूरा, लोग काफ़ी इकट्ठा हुए थे। तो ये बेस्टाइल पेरिस की घटना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो जब ऐसा हुआ तो ये सारी घटना, भाई अब राजा के पास ये खबर पहुंची कि ऐसा हो रहा है शहर में, तो किंग ने क्या किया, अब किंग भी एक्शन में आ गया, तो उसने भी अपनी आर्मी को चारों तरफ लगाया। हर जगह क्या होने लगे, दंगे होने लगे, राइट होने लगे, राइटिंग इन पेरिस एंड कंट्री साइड। पेरिस में भी तो दंगे होने लगे, और शहर में भी, और कंट्री साइड भी, मतलब हर जगह पूरे फ्रांस में अब दंगे होने लगे, क्योंकि अब राजा भी एक्शन में आ चुका था, क्योंकि ये लोग बहुत नुकसान कर रहे थे गवर्नमेंट चीज़ों का, ठीक है। तो ये घटना हुई 14 जुलाई 1789 को। कब? 14 जुलाई 1789 को। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन उठता है कि व्हाई ऑल दिस थिंग्स हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ कि ये जो घटना हो रही थी भाई, तो वो क्यों हुई, ऐसा क्या हुआ कि वहां पर ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई, ठीक है। तो इसको जानेंगे हम लोग आगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब हम इस घटना को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमको फ्रांस की सोसाइटी के बारे में जानना होगा कि जब उस समय लेट 18th सेंचुरी के समय फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी, ठीक है। वहाँ कैसे कैसी सिचुएशन थी, कौन राजा था, राजा कैसा था, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानते हैं। तो सबसे पहले इसको हम पढ़ने से पहले ये सब आपको बता देना चाहेंगे कि 18th सेंचुरी क्या है, 18th सेंचुरी किसे कहते हैं। 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो 18th सेंचुरी जो होता है, ये बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 1800 के बाद होता है, 1800 से 1900 के बीच में होता है, ऐसा नहीं है। ये 1701 से लेकर के 1799 के बीच का जो समय होता है, जितने भी ईयर आएंगे इसके बीच में, वो हमारा होता है 18th सेंचुरी। क्या होता है? 18th सेंचुरी। जो 1701 से लेकर 1799 के बीच में आता है वो होता है 18th सेंचुरी। क्लियर? तो अब लेट 18th सेंचुरी का मतलब है कि लगभग 1750 के बाद की घटना, 1750 के बाद की घटना, दैट इज लेट 18th सेंचुरी। अब यहां पर बात करेंगे कि वहां का जो राजा था, कहां का? फ्रांस का जो राजा था वो था लुईस 16। कौन था उस समय? लुईस 16 था। वो कब राजा बना वहां पर? इन 1774। इन 1774 लुईस 16 बिकम द किंग ऑफ फ्रांस एंड ही बिलोंग्स टू बर्बन फैमिली। किस फैमिली से बिलोंग करता था? बर्बन फैमिली से। बर्बन फैमिली का मतलब उसका राजवंश जो था वो बर्बन का था, ठीक है। एंड व्हेन ही बिकम द किंग ही वाज ओनली 20 ईयर्स। जब वो राजा बना तो 20 साल का था, और उसी समय उसकी शादी हो गई। किससे? ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से, द प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से उसकी शादी हो गई, जिसका नाम था मैरी एंटोनिटी। क्या नाम था? मैरी एंटोनिटी, जो कि ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। अब ये जो ऑस्ट्रिया वर्ड है, इसको बहुत सारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया समझ लेते हैं।
क्या समझ लेते हैं? ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया जो कि फ्रांस का पड़ोसी देश है, जो कि यूरोपियन कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया तो हमारा एक आइलैंड है, एक अलग कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जो कि न्यूजीलैंड के पास है, न्यूजीलैंड के आगे। तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है। ऑस्ट्रिया इज अ यूरोपियन कंट्री, इट इज ये फ्रांस के पास है, ठीक है। यहाँ की प्रिंसेस थी मैरिया एंटोनेटी, जिसकी शादी हुई किसके साथ? लुइस 16 के साथ। अब इनके बारे में, मैरी के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इनका क्या रोल था। तो जब लुइस 16 राजा बना, कब? 1774 में फ्रांस का जब राजा बना, तो उस समय फ्रांस का जो ट्रेजरी था, खजाना था, वो खाली था। क्या? जो फ्रांस का ट्रेजरी था वो खाली हो चुका था। अब इसमें क्वेश्चन उठता है, वाई, क्यों खाली था? क्या ऐसे रीजंस थे? तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। देखिए इसके रीजंस क्या हैं। रीजन, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर मतलब कि फ्रांस का लंबे समय तक वॉर में इन्वॉल्व रहना। लंबे समय तक फ्रांस जो है, क्यों, फ्रांस का जो इनमी था वो ब्रिटेन था। फ्रांस का इनमी कौन था? ब्रिटेन। ब्रिटेन से अक्सर इसकी वॉर हुआ करते थे। तो ये लंबे समय तक, भाई वॉर का मतलब उसमें पैसे लगेंगे, वॉर वेपन्स लगेंगे, हथियार लगेंगे। तो उस हथियार को भाई कलेक्ट करने के लिए, बनाने के लिए, परचेज करने के लिए पैसे चाहिए। तो भाई पैसे भी, इसमें वॉर में इन्वॉल्व होने के लिए पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। तो इस वजह से इसमें बहुत सारा एक्सपेंस हो रहा था लंबे समय तक वॉर में इन्वॉल्व होने की वजह से। और इसका जो कॉमन एनिमी था वो कौन था? ब्रिटेन। फ्रांस का जो कॉमन एनिमी था ब्रिटेन था। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन, मेंटेनिंग पैलेस ऑफ वर्साइल्स। वर्साइल एक प्लेस है वहां पर फ्रांस में, जहां पर राजा ने अपना बहुत बड़ा महल बना रखा था। क्या बनाना था? बहुत बड़ा महल बना रखा था, पैलेस, जो कि बहुत भव्य था, जिसको मेंटेन करने में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते थे। भाई बहुत बड़ा घर आप बना तो लीजिए, लेकिन उसको मैनेज करना, उसको मेंटेन करना, सर्वेंट, बहुत सारी साफ सफाई करना, वहाँ पर सारी सुविधाएं देखना, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए वहाँ पर उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस होते थे, बहुत सारे पैसे खर्च होते थे वर्साइल के पैलेस को मेंटेन करने के लिए। ये दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन था इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिकन कॉलोनीज। अमेरिका की 13 कॉलोनी को उसने आज़ाद करवाया था, जिसमें उसको कर्ज लेना पड़ गया था, जिसको उसे इस कंडीशन में उसको कर्ज लेना पड़ गया। किसको? फ्रांस को। भाई अब सबसे पहली बात क्वेश्चन उठता है, अमेरिका को क्यों आज़ाद करवाया इसने? अमेरिका की 13 कॉलोनीज को फ्रांस क्यों आज़ाद करवाया? क्योंकि जो इसका कॉमन एनिमी था ब्रिटेन, किसका? फ्रांस का। फ्रांस का जो कॉमन एनिमी था ब्रिटेन, ब्रिटेन उस समय अमेरिका की कई सारी कॉलोनी को, मतलब कई सारे राज्यों को अपने कब्जे में कर लिया था अमेरिका के। जैसे कि हमारा देश, कंट्री इंडिया ब्रिटेन के कॉलोनी था, ब्रिटेन के अंडर में था। तो उसी प्रकार अमेरिका की 13 कॉलोनीज ब्रिटेन के अंडर में थी। तो भाई हम सभी जानते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उसी प्रकार से जैसे ब्रिटेन जो है अमेरिका का भी दुश्मन, फ्रांस का भी दुश्मन, तो अमेरिका और फ्रांस क्या हो गए? दोस्त हो गए। तो फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की। अब हेल्प कैसे की? कर्ज लेकर के। 2 बिलियन लीवर। लीवर क्या है? करेंसी थी, फ्रांस की करेंसी थी। लीवर क्या है? फ्रांस की करेंसी, जो कि 1794 में बैन हो गई, ठीक है। अब फ्रांस अब बैन हो गई 1794 में। अब इसके बाद क्या, जो इसने कर्ज ले रखा था बड़े बड़े रिच पर्सन से, जमींदारों से, जो भी कर्ज लिया था इसने, अब कर्ज लेने के बाद ऐसा तो नहीं कर्ज लिया आपने जितना लिया उतना ही दे, उस समय इंटरेस्ट पर कर्ज लिया जाता था। कर्ज जो लिया लोन, वो इंटरेस्ट, ब्याज पर। तो जो कि बहुत हाई रेट पे था। हाई रेट मतलब हाई इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि 10% था। अब वो इंटरेस्ट पे करने में ही उसका पैसा सारा चला जाता था। राजा का जो पैसा था इंटरेस्ट पे करने में ही चला जाता था, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलर एक्सपेंसेस। जो अब ये इसके अलावा तो बहुत सारे रेगुलर एक्सपेंसेस भी तो होते हैं, ये तो मान लीजिए इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन इसके साथ साथ रेगुलर एक्सपेंसेस जो कि डेली खर्च होने वाली चीज़, जैसे आर्मी, भाई राजा को आर्मी मेंटेन करना है, वॉर के लिए आर्मी रहती है तो आर्मी को मेंटेनेंस में पैसे खर्च होते हैं। कोर्ट होता है, कोर्ट के मेंटेनेंस में पैसे खर्च होते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ एट्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रेगुलर एक्सपेंसेस में आती हैं, उस पर भी होने वाले खर्च। इन सब रीजंस की वजह से राजा का जो ट्रेजरी था वो खाली हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको मार्क कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसको लिख लीजिएगा, जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पास आएगा कि व्हाई वाज द ट्रेजरी एम्प्टी ऑफ फ्रांस, जब लुइस 16 राजा बना तो ट्रेजरी क्यों खाली था, इसका भी आंसर आप लिख सकते हैं। ये पांचों पॉइंट आप
आंसर में दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस सारी चीजों की वजह, जब ट्रेजरी खाली हो गई तो जब लुई 16 राजा बना तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता था कि नाउ किंग वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज द टैक्सेस, कि वो अब वहां की सोसाइटी पर टैक्स इंक्रीज करके इस खजाने को अपना मेंटेन कर सके। क्लियर? सो दिस वाज द सिचुएशन नाउ द किंग फेस्ड। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस की सोसाइटी के बारे में, उसमें फ्रांस की सोसाइटी क्या थी। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फ्रेंच सोसाइटी। ओके ओके, थैंक यू।